Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Today's seminar topic is electrolytes, जिसमें पोटेशियम और क्लोराइड है. नॉर्मल रेंज बतानी है और क्लिनिकल डिसऑर्डर्स और उसका ट्रीटमेंट बताना है. नॉर्मल रेफरेंस रेंजेस. बाय डिफॉल्ट तो अपन को सीरम देखना होता है, क्योंकि देखो रेफरेंस रेंज तो किसी भी सेल के अंदर भी हो सकती है, एक्सटर्नल फ्लूइड के अंदर भी हो सकती है. मेनली इसके अंदर सीरम देखना होता है, कुछ भी ना हो. पोटेशियम का 3.5 से लेके 5 मिलीमोल पर लीटर है और क्लोराइड का 96 से लेके 105 तक है मिलीमोल. अब इसके अंदर पोटेशियम जो है वो लेस कॉन्सेंट्रेशन में और माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन रेंज में है, और क्लोराइड जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में और वाइड रेंज में है. एक गाइटन का डायग्राम भी है, बायोकेमिस्ट्री में गाइटन का डायग्राम. सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ज़्यादा है और पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों नहीं है ज़्यादा. क्लोराइड ज़्यादा है, HCO3 भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ज़्यादा है और पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर ज़्यादा है और फॉस्फेट भी और प्रोटीन भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर ज़्यादा है. अब एक सेल के अंदर डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश की, जो अपने ब्लू डॉट दिख रही है वो पोटेशियम है और रेड डॉट दिख रही है वो क्लोराइड है. अब सेल के अंदर जो है वो पोटेशियम ज़्यादा है, क्लोराइड बाहर ज़्यादा है. अब ये मेंटेन कैसे रह रहा है? बाहर पोटेशियम निकल जाना चाहिए, क्लोराइड अंदर आ जाना चाहिए. हाउ इट्स मेंटेन? तो माइक्रोस्टडीज शोज दिस. एक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक प्रोटीन चैनल है और एक एक्टिव पंप है. अब ये सारा कुछ गेम खेल रहे हैं. ये अपने जो आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो अंदर बाहर एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन बना के रख रहे हैं. चैनल्स एंड पंप्स डू दिस जॉब. अब देखो हर एक चैनल के ऊपर जो आयन का एक फेस लॉक होता है. क्वेश्चन है बस, डू एवरी आयन हैव फेस लॉक ऑन इट्स चैनल और पंप? बताओ भाई. भाई मंगा तू तो जान दे रहा था, अब क्या हो गया? डू एवरी आयन चैनल हैव इट्स फेस लॉक ऑन इट्स आयन? बता बता भाई. दूसरा था पहले. नो. यस दे हैव. इंटरेक्शन और कर लो फिर आपस में चले जाते हैं. ज़्यादा सही रहेगा. ये मैं जब से आई हूँ ये इंटरेक्शन देख रहे हैं आप लोगों का. मैं यही इंटरेक्शन देख रही हूँ कि आप लोग कितना सिंसियर हो और कैसे. इसका आंसर है यस दे हैव. अब चैनल और पंप की अलग अलग बात करूंगा मैं. चैनल के अंदर देखा जाए तो ईच चैनल मेनली अलाउज स्पेसिफिक साइज थ्रू इट्स कोर. अब वो चैनल जो है मेनली साइज को कंसीडर करता है. अब इसके अंदर देखो दो ब्लू डॉट्स हैं, ये और ये. इनको तो मना कर दिया, इन दोनों को अंदर जाने दिया. बाई डायरेक्शनल फ्लो है, अंदर भी जा सकता है बाहर भी जा सकता है. तो चैनल के थ्रू कभी भी प्रेजेंट टाइम में देखें तो पोटेशियम बाहर भी जा रहा है अंदर भी आ रहा है. फिर देखते हैं फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन, बट पंप में ऐसा नहीं होता. तो मतलब चैनल तो दोनों तरफ में डायरेक्शन करवा रहा है फ्लो, और पंप नहीं कर रहा. तो मेन जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहा है वो पंप कर रहा है. अब पंप की बात करते हैं. पंप क्या कर रहा है? पंप देखता है हाइड्रेशन पैटर्न एक आयन का, क्या हाइड्रेशन पैटर्न है उसका. अब नेगेटिव देखो, नेगेटिव के अंदर हाइड्रोजन अंदर रहेगी, ऑक्सीजन बाहर रहेगी, तो डिटेक्ट कर लेगी नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन बाहर की तरफ रह जाएंगे, तो वो भी डिटेक्ट कर लेगा पंप. एक हाइड्रेशन पैटर्न नहीं है, एक है साइज का. अब जो लेस नेगेटिव है, लेस पॉजिटिव, उसका हाइड्रेशन कम होगा, और जो लेस हाई पॉजिटिव और हाई नेगेटिव है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा. ये भी एक हाइड्रेशन पैटर्न है. इन सबको कैप्चर करता है ये पंप. ऑल दीज हाइड्रेशन पैटर्न आर यूनिक टू ए स्पेसिफिक. एक आयन के लिए सिर्फ एक ही पैटर्न मिलेगा, दूसरा पैटर्न ऐसा नहीं हो सकता. चैनल तो किसी को भी लॉक कर सकता है. जैसे देखो कैल्शियम लेटेंट चैनल है, वो सोडियम को भी करवा सकता है मेन फ्लो. कैल्शियम का तो करवाता ही है, क्योंकि वो साइज को देखता है मेनली. पंप ऐसा नहीं देखता. पंप एक स्पेसिफिक होता है. ऑल दिस हाइड्रेशन पैटर्न आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक आयन. अब एक स्पेसिफिक आयन का एक फीचर बताता हूं मैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक होगा, उसका चार्ज स्पेसिफिक होगा और एटॉमिक रेडियस स्पेसिफिक होगी. ये सारी चीजें मिलकर ही उसका एक स्पेसिफिक हाइड्रेशन पैटर्न बनाएंगे. इसका न्यूक्लियस के अंदर कोई रोल नहीं है एटम का. अब इसके अंदर एक चीज आती है कि जो रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं
जैसे आयोडीन है, नॉर्मल आयोडीन है और एक रेडियोएक्टिव आयोडीन है, वो दोनों पास आउट कर सकते हैं एक सेम पंप के थ्रू। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस का कोई रोल ही नहीं है। क्यों रेडियोएक्टिव क्यों हो? न्यूक्लियस के कारण हो, पंप के अंदर वो उसका कोई रोल नहीं है। अब ये जो चैनल्स और पंप्स है, इनका फॉर्मेशन कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए और कितना फंक्शनल होना चाहिए हर एक चैनल, वो सारा डिटरमाइन करेगा न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स। तो मैकेनिज्म है इफेक्ट ऑन द नंबर एंड फंक्शन ऑफ द चैनल एंड पंप्स, हेंस इफेक्ट इन द आयनिक कंसंट्रेशंस। तो जो हार्मोनल एंड न्यूरल मैकेनिज्म वो भी आयनिक कंसंट्रेशन को इफेक्ट करते हैं। अभी तक हमने नॉर्मल रेंज का सीखा है, कैसे मेंटेन रहती है, कौन कौन इफेक्ट करता है इस चीज को। क्लिनिकल डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू पोटेशियम कंसंट्रेशंस, ये अपना एक लो वैल्यू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर है, मतलब सीरम के अंदर जो लोअर लिमिट है वो 3.5, अपर लिमिट 5 मिलीमोल पर लीटर है। 3.5 से कम हो गया तो हाइपोकैलेमिया और ज्यादा हो गया तो हाइपरकैलेमिया। ज्यादा हो गया तो केले मत खाओ मियाँ, कम हो गया तो केले खाओ मियाँ। क्लिनिकल डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू क्लोराइड आयन, यही हाइपरक्लोराइडीमिया एंड हाइपोक्लोराइडीमिया। इसके अंदर मेरे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, वरना मैं ज्यादातर जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आयनिक डिसरेंजमेंट ऑन आरएमटी। अब इन आयनिक कंसंट्रेशंस का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आता है, पोटेशियम ज्यादा है कम होने पर क्या इफेक्ट आएगा। उससे पहले तो ये चीज अपन को सीखनी ज्यादा जरूरी है कि कौन सा आयन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ज्यादा इफेक्ट रहता है, पोटेशियम का, क्लोराइड का, सोडियम का, किसका ज्यादा रहता है? कैन एनीबॉडी टेल? पूछ सकता हूँ, कोई बता सकता है किस आयन का ज्यादा रहता है? नहीं भाई गलत है, पोटेशियम का ज्यादा रहता है। पोटेशियम का सबसे ज्यादा रहता है, इसका कारण कोई बता सकता है? क्वेश्चन ये है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर किस आयन का ज्यादा इफेक्ट रहता है, कि ये आयन डिसरेंज हो गया ना तो सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। हाँ, पोटेशियम को होता है, पोटेशियम की परमिएबिलिटी ज्यादा है तो सबसे जल्दी इफेक्ट दिखाएगी। कारण ये है कि उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है। परमिएबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसके जो चैनल्स है, लीकी चैनल्स, वो ज्यादा है। नेगेटिव इनसाइड रहता है मेम्ब्रेन के और पॉजिटिव आउटसाइड रहता है। एक चैनल है उसके अंदर। अब मैं पोटेशियम की बात करना चाह रहा हूँ, जो ब्लू डॉट्स है वो पोटेशियम को दिखा रहे हैं और जो बाहर वाली साइड है कम है और अंदर वाली साइड ज्यादा है पोटेशियम। अब ये पोटेशियम बाहर क्यों नहीं जा रहा, उसका कारण बताने की कोशिश करूंगा मैं। लीकी चैनल्स ऑलवेज ओपन रहते हैं, अब ऐसा तो नहीं कभी बंद होगी कभी, लीकी चैनल ऑलवेज ओपन। व्हाई पोटेशियम डज नॉट लीक आउट द सेल? इसका कारण ये है कि जो एक इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट है और एक है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट फोर्स लगा रहा है पोटेशियम को इनर वाली साइड की तरफ कि पोटेशियम अंदर चला जा, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह रहा है कि पोटेशियम तो बाहर चला जा। अब ये दोनों बैलेंस आउट हो गए, इसलिए पोटेशियम बाहर नहीं जा पा रहा। अपन क्या देख रहे थे, सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देख रहे थे, जबकि ये नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी है, क्योंकि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, तो वो भी अपना एक फोर्स जनरेट करेगा और वो अपोजिट होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस कारण पोटेशियम जो है वो बाहर नहीं जा पाएगा। अब डिसअरेंजमेंट हो गया। अब देखो हाइपरकैलेमिया की बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसके अंदर जो अपन ग्लूकोज में बात की तरफ ज्यादा बनाती है, इसके अंदर देखें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है पहले के मुकाबले कम हो गया, तो मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो फोर्स था ना वो कम हो गया। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट उतना ही है, उसका बाद में चेंज आएगा, लेकिन अभी तक उतना ही है। अब होगा क्या, पोटेशियम अंदर आएंगे। क्यों? देखो एक बार, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम किधर की तरफ वो भी देखो, और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट किधर की तरफ वो भी देखो, तो नेट फोर्स किधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ। तो पोटेशियम जाएंगे अंदर, पोटेशियम अंदर गए, इससे होगा क्या, जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है वो तो उतनी है, नेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या होगा, डिपोलराइज होगा, पार्शियली डिपोलराइज होगा। कैसे होगा, क्योंकि पोटेशियम है वो पॉजिटिव है, वो अंदर गया, पॉजिटिव आयन अंदर गया तो नेगेटिव को बैलेंस आउट कर देगा वो। इस कारण क्या होगा, आरएमपी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, नेगेटिविटी कम हो जाएगी, बिकम्स मोर एक्साइटेबल। अब इसके अंदर भी एक चीज है कि बहुत ज्यादा ही डिक्रीज होगी ना, तब एक्साइटेबिलिटी एकदम ही लूज कर जाती है, क्योंकि सोडियम चैनल फिर इसके अंदर एक्टिवेट रहेंगे ऑल टाइम। उसको क्या, सोडियम चैनल को एक स्पेसिफिक टाइम भी चाहिए अपनी कॉन्फर्मेशन चेन को वापस रिटर्न करने के लिए। तो एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ देखा ना, उसके अंदर हाई जाता है फिर लो आता है। हाई जाता है तब तक तो वो ओपन रहता है, लेकिन जब नीचे आ रहा होता है ना तब वो अपना कॉन्फर्मेशन चेंज कर लेता है और वो नेक्स्ट टाइम ओपन होने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना हो चुका है
कि वो उसका कंफर्मेशन चेंज करने के मौके नहीं मिल रहा, अब उसकी एक्साइटेबिलिटी एकदम से लूज कर जाएगी। तो एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन तक तो इंक्रीज करेगी, उसके बाद में डिक्रीज कर जाएगी। हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम ऑक्साइड लेस हो गई बहुत ज्यादा। अब होगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट उतना ही रहा। तो मेनली पोटेशियम जो किधर लीक आउट होंगे, बाहर वाली साइड पोटेशियम लीक आउट हो रहे हैं। नेगेटिविटी ऑफ आरएमपी इंक्रीजेज, इसके अंदर एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज ही करेगी ऑब्वियसली। इसके अंदर कोई दूसरा पॉइंट नहीं है कि इंक्रीज कर जाए कैसे भी नहीं, इसके अंदर डिक्रीज ही करेगी, पूर्ण एक्साइटेबल हो जाएगा। सम इंटरेस्टिंग फिनोमेना, अभी ये मैंने इंटरेस्टिंग के लिए डाला है, जले पर नमक छिड़कना। अभी थोड़ा समझना आप, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। अब जैसे कोई बॉडी पार्ट जो जल गया, उसके अंदर होगा क्या, मेनली रिसेप्टर्स, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, जो मतलब पेन को रिसेप्ट कर रहा है, जो भी है, उसका जो एक्सटर्नल फ्लूइड कंपार्टमेंट है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है। अब उसके ऊपर हमने नमक डाल दिया। अब एक बार ये फ्री नर्व एंडिंग है, ये अपना पेन रिसेप्ट करती है एंडोथेलियम के थ्रू, एपिडर्मिस के पेनिट्रेट करके हो जाती है फ्री नर्व एंडिंग। एक जोन है, स्वान सेल है, और अपने ऊपर से नमक डाल दिया, मतलब ये ब्लू डॉट्स है वो सोडियम को दिखा रहे हैं। इससे होगा क्या, इससे होगा ए वेरी लिटिल स्टिमुलस लीड्स टू एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेशन। ये क्यों हो रहा है, छोटा सा स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवा देगा। इसलिए करवाएगा क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है नर्व एंडिंग में, वो सोडियम के इन्फ्लुएंस के थ्रू ही होता है। अब बाहर अपने इतना बढ़ा दिया तो थोड़ा बहुत ही जो लीक हो रहा है वो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा रहा है, तो थोड़ा बहुत स्टिमुलस जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने लग जाएगा। ये बिफोर है, ये आफ्टर है। छोटा सा स्टिमुलस दिया कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देंगे तो उसके लिए तो रिसेप्टर बना हुआ ही है कि स्टिमुलस जनरेट करे। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दिया इधर वाली साइड, स्मॉल स्टिमुलस, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, बिफोर एंड आफ्टर। इसके अंदर जो है बाद में देखो, बाद में स्मॉल स्टिमुलस रिएक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा रहा है क्योंकि मैंने नमक डाल दिया था। देखो, थैंक यू।